तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका वेलकम है। आज हम करेंगे चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल्स की रिमेनिंग एक्टिविटीज़ को। 3.7 से पहले की जो एक्टिविटीज़ थी वो हमने हमारी पिछली वीडियो में की थी। तो इस वीडियो में हम करेंगे 3.8 से आगे की सभी एक्टिविटीज़ को। तो 3.8 एक्टिविटी हमें कहा गया है कि एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करो, उसकी एशेज़ को कलेक्ट करो और उसको वाटर में डिज़ोल्व करो तथा जो भी आपकी रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसको रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर से रिएक्ट करो और बताओ कि आपकी क्या ऑब्जर्वेशन थी। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है ये वाइट डेजलिंग फ्लेम देगा और जलना स्टार्ट कर देगा। ऐसा होने पर जो है कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। जो हमारा मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड का हमें एक सॉलिड पाउडर मिलेगा। अब जब हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब जब हम हमारे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, जो कि हमारा इस रिएक्शन से बना है, उसे दोनों ही लिटमस पेपर रेड और ब्लू के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये हमारे रेड लिटमस पेपर का कलर को चेंज करके उसे ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है ये बेसिक नेचर का है, जबकि ब्लू लिटमस पेपर पे इसका कोई असर नहीं होगा। तो साथ ही यह इस रिएक्शन से हमें ये भी पता लगेगा जो हमारे सभी मेटल ऑक्साइड्स हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। ये आप नोट कर लीजिए कि मेटल ऑक्साइड्स जो है ये सभी हमारे बेसिक नेचर के होते हैं। तो दोस्तों चलिए करते हैं सेकंड पार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम ऐसी और वीडियोस बनाते रहें। साथ ही वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट में हमें यहाँ कहा गया है कि सल्फ़र पाउडर को बर्न करो और बर्न करने से जो फ्यूम्स या जो गैसेस निकले उसको एक टेस्ट ट्यूब में कुछ इस फिगर की तरह कलेक्ट करो। अब उस टेस्ट ट्यूब में कुछ वाटर को मिक्स करो जिससे जो हमारा रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा उसको रेड और ब्लू दोनों ही लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करो और बताओ आपकी क्या ऑब्जर्वेशन होंगी। तो यहाँ पे जब हम सल्फर पाउडर को बर्न करेंगे तो ये हवा में जो हमारी ऑक्सीजन होती है उससे रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, कुछ इस रिएक्शन की तरह। सल्फर पर ऑक्सीजन जिससे हमें मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब जब हम इस गैस को मिक्स करेंगे वाटर के साथ तो कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी, वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड गैस, जिससे हमें मिलेगा H2SO4 यानी कि हमारा सल्फ्यूरस एसिड। तो अब जब हम हमारे सल्फ्यूरस एसिड को रिएक्ट करवाएंगे दोनों ही लिटमस पेपर के साथ तो ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा या रेड कलर ब्लू लिटमस पेपर का चेंज होके रेड कलर हो जाएगा, जिससे कि हमें पता चलेगा कि जो हमारा H2SO4 का सॉल्यूशन है ये एसिडिक नेचर का है। तो इससे हमें क्या पता लगा? इससे हमें ये पता लगा कि जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये सभी एसिडिक नेचर के होते हैं। ऊपर वाली एक्टिविटी में हमने किया था कि जो हमारे मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, और इस एक्टिविटी में किया कि हमने जो हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। तो चलिए अब करते हैं हमारी एक्टिविटी 3.9 में हमें कहा गया है कि कुछ मेटल्स के सैंपल्स को इकट्ठा करो और उन्हें बर्न करने की कोशिश करो एयर में, और ये बताओ कौन सी जो मेटल है वो हमारी इजीली बर्न हो जाती है। तो ऐसा है, जब हम मेटल्स को बर्न करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो ज़्यादातर मेटल्स हैं वो इजीली बर्न नहीं होती, जैसे कि कॉपर, एल्यूमिनियम। ये मेटल्स हमारी जो है एयर में बर्न होने में काफ़ी टाइम लेती हैं, जबकि जो हमारी मेटल्स हैं लाइक सोडियम, पोटेशियम या लिथियम, ये मेटल्स हमारी इजीली बर्न हो जाती हैं। उसके बाद इन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है 3.9 की कि जब आप मेटल्स को बर्न करते हैं तो आपको किस तरीके की फ्लेम आप ऑब्जर्व करते हैं। तो जो हमारी मेटल्स हैं, अलग डिफरेंट टाइप्स की मेटल्स हैं, ये जब बर्न होती हैं तो डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम शो करती हैं। जैसे कि अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम मेटल हमारी
वाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है, यानी बर्न होने पे वाइट फ्लेम जो है इसकी फ्लेम का कलर वाइट होता है। दूसरी तरफ अगर हम कॉपर को बर्न करें तो कॉपर जो मेटल है हमारी, जब इसको हम बर्न करते हैं तो ये ब्लू कलर की फ्लेम देती है बर्न होने के टाइम पे। तो अभी हमने मेटल्स को बर्न किया और उन्हें ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है क्या जो हमारे प्रोडक्ट्स आए मेटल ऑक्साइड्स, क्या वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो पहले हमने मेटल्स को यहाँ उनके रिएक्टिविटी ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। तो उसके बाद जो मेटल्स है हमारी, ये काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। जब आप इनको बर्न करते हैं या ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करती हैं। जैसे कि हमारी मेटल्स हैं लाइक मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगी इजीली। जबकि हमारी जो मेटल्स हैं लाइक कॉपर, क्योंकि जिसका रिएक्टिविटी सीरीज में नंबर लास्ट में है, ये लेस रिएक्टिव है, तो ये मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करती, ये इजीली बर्न भी नहीं होती। अब जब मेटल्स हमारी बर्न होंगी, जब मेटल्स बर्न होंगी तो ये देंगी मेटल ऑक्साइड्स, और मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं ये हमारे वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मेटल्स ऑक्साइड्स हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड जो है ये प्रोड्यूस करते हैं। कि इसका आंसर हमारा होगा यस, जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो चलिए अब करते हैं एक्टिविटी 3.10। 3.10 में हमें कहा है कुछ मेटल्स को कलेक्ट करो और उनकी रिएक्शन करवाओ कोल्ड वाटर के साथ, और ये बताओ कौन सी मेटल्स ऐसी हैं जो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं। तो जैसे हमारी मेटल्स हो गई सोडियम और पोटेशियम, ये हमारी जो मेटल्स हैं ये कोल्ड वाटर, हॉट वाटर और नॉर्मल वाटर, सभी तरीके के वाटर के साथ वाइगरसली रिएक्ट करेंगी तथा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगी। अब इन मेटल्स की जो रिएक्शन है ये इतनी ज़्यादा वाइगरसली होती है कि इतनी ज़्यादा वायलेंट भी होती है कि जो हमारी हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होती है वो इंस्टेंटली फायर को कैच कर लेती है। इसीलिए हम हमारी सोडियम और पोटेशियम मेटल्स को केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं। इनको इन्वायरमेंट में ओपनली हम नहीं स्टोर कर सकते। उसके बाद मेटल्स जैसे हमारी हो गई कैल्शियम। अब कैल्शियम मेटल जो है हमारी कोल्ड वाटर के साथ लेस रिएक्टिव होती है, इसीलिए कैल्शियम मेटल्स की जो रिएक्शन है अगर आप हॉट वाटर के साथ करवाएंगे तो ये इजीली हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जबकि अगर आप इसको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम को, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि कैल्शियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करता। उसके बाद जो हमारी मेटल्स हैं लाइक जिंक, एल्यूमिनियम या आयरन, ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ये जो मेटल्स हैं हमारी ये रिएक्ट करती हैं स्टीम के साथ। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करके ही ये अपने हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं। तो इन सब के अलावा कुछ मेटल्स हमारी जैसे कॉपर, लीड, गोल्ड एंड सिल्वर, ये मेटल्स जो है हमारी ये वाटर के साथ किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कोल्ड वाटर हो, चाहे वो हॉट वाटर हो, चाहे वो स्टीम हो, वाटर की किसी भी फॉर्म के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये जो हमारी मेटल्स हैं ये काफ़ी लेस रिएक्टिव होती हैं। एक्टिविटी 3.11 भी हमारी मेटल्स की रिएक्टिविटी के ऊपर ही है। यहाँ हमें क्या करना है, हमें मेटल्स के सैंपल्स लेने हैं, जबकि हमें सोडियम और पोटेशियम के सैंपल नहीं लेने, क्योंकि ये हमारी वैसे ही काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल्स होती हैं। इन दोनों मेटल्स को छोड़ के हमें बाकी मेटल्स के सैंपल लेने हैं और उनको रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। तो जब हमारी मेटल्स जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करेंगी तो ये बनाएंगी मेटल क्लोराइड्स। ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी, जिससे कि जो है हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी और मेटल क्लोराइड्स बनेंगे। तो मेटल की जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कुछ इस तरीके की होती है, मेटल प्लस HCl, मेटल क्लोराइड्स प्लस हाइड्रोजन गैस। बट जो हमारी सभी मेटल्स हैं ये HCl के साथ रिएक्ट नहीं करती। जैसे अभी ऊपर हमने जब वाटर के साथ रिएक्ट कराया था
तो हमारी जो मेटल्स थी लाइक कॉपर, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर, तो यहाँ पे हमारे जो मेटल्स हैं लाइक कॉपर, Hg यानी मरकरी, गोल्ड एंड सिल्वर, ये जो चारों मेटल्स हैं ये हमारी चारों मेटल्स एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी। उसके बाद जो हमारी लीड है ये एसिड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करेंगी लेकिन काफ़ी स्लो, जबकि जो कैल्शियम है ये एसिड के साथ काफ़ी जल्दी रिएक्ट करेगा। ये हमने उनकी रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर में अरेंज किया है मेटल्स को, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो उसके अलावा जब हमारी मेटल्स HCl के साथ रिएक्ट करती हैं तो जो रिएक्शन होती है ये काफ़ी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है। करते हैं एक्टिविटी 3.12। 3.12 में हमें यहाँ दिया हुआ है कि एक कॉपर वायर लीजिए और एक आयरन नेल लीजिए। कॉपर वायर को रिएक्ट करवाओ आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ और आयरन नेल को रिएक्ट करवाओ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ और अपनी ऑब्जर्वेशंस को नोट करो। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा आयरन है ये तो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो इसीलिए आयरन तो क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो कि हमारा होता है ब्लू कलर का, उसका कलर चेंज होके बन जाएगा ग्रीन, क्योंकि जब आयरन डिस्प्लेस करेगा कॉपर को तो ये अपना खुद का सोल्ट बनाएगा फेरस सल्फेट सॉल्यूशन जो कि हमारा ग्रीन कलर का होता है। ये रिएक्शन हमारी जो होगी कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। यहाँ आप देखिए Fe प्लस कॉपर सल्फेट, तो इससे बनेगा आयरन सल्फेट एंड कॉपर हमारा डिस्प्लेस होकर अलग हो जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती हैं इसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कहते हैं। हमने चैप्टर 1 में भी इस बारे में पढ़ा था। अब लेकिन जो हमारी यहाँ पे कॉपर की वायर थी, कॉपर की वायर को अगर हम आयरन सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाएंगे कॉपर की वायर को, तो कोई भी तरीके हमारी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो है ये हमारा लेस रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू आयरन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हमारा रूल है कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगी, लेकिन लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं करेगी, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो अब करते हैं एक्टिविटी 3.13। 3.13 में हमें यहाँ आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करनी थी। तो अगर हम फिजिकल स्टेट की बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो हमारे जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉलिड होते हैं। उसके अलावा जब हम अपने आयनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो जो फ्लेम का कलर होता है वो मेटल्स पे डिपेंड करता है। फ्लेम का कलर भी डिफरेंट होता है। जैसे हम मेटल्स को बर्न करते हैं तो डिफरेंट कलर की फ्लेम आती है। जैसे अगर आप मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो वाइट कलर की फ्लेम आएगी। उसी तरीके से जब आप आयनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं तो भी डिफरेंट कलर ऑफ फ्लेम्स प्रोड्यूस होती हैं। उसके अलावा जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये रूम टेम्परेचर या आप इनको अगर नॉर्मली हीट करेंगे तो ये इजीली मेल्ट नहीं होते, क्योंकि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसके अलावा जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स हैं ये वाटर में तो सोल्यूबल होते हैं, यानी आप इनको वाटर में तो मिक्स कर सकते हैं, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे, लेकिन ये पेट्रोल और केरोसिन में सोल्यूबल नहीं होते। ये पेट्रोल और केरोसिन में डिसॉल्व नहीं हो सकते।